हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, ये जो आपका प्री रीड ली गई थी ना, कलाम के द्वारा ली गई थी, तो 11 का पेपर है वो हमने अभी अपलोड नहीं किया था, तो आज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखिएगा, इसमें ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन थे ना, एक तो वो अलग थे, और एक आपके मैथ के जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके अलग थे। ठीक है, बाकी और क्वेश्चनों की बात करें, जैसे कि और अलग कौन से थे, एक 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी ली होगी, उसमें अलग थे। बाकी सभी क्वेश्चन सेम थे, चाहे लेवल 2 का आपने पेपर देख रखा हो तो सेम ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा अंतर था नहीं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये कॉमन क्वेश्चन तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि प्याजे के संदर्भ में पूर्व सक्रियात्मक चरण क्या है। पूर्व सक्रियात्मक चरण का मतलब समझ रहे हो, इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज। इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष, और ये दूसरे नंबर की यानी सेकंड स्टेज होती है। पहली होती है सेंसरी मोटर, दूसरी होती है पूर्व सक्रियात्मक। ये चीज़ तो जानते होंगे। अब इसके अंडर में विशेषता क्या क्या आती है वो देखते चलिएगा। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण होता है, यानी दूसरा प्रमुख का मतलब ये सेकंड स्टेज होती है। कौन सी? प्री ऑपरेशन। ये बात तो सही है। सेकंड देखिए, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होती। ये बात सही है, क्योंकि अगर तर्क करने लग गए ना तो फिर वो मूर्त में चला जाएगा। तो इस वजह से अगर तर्क नहीं कर पा रहा तो निश्चित तौर से वो किसमें? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होगी। ये प्रतीकात्मक होती है ना, सिंबॉलिक थॉट, तो ये भी पाई जाती है प्री ऑपरेशन में स्टेज में। देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल बनता है प्री ऑपरेशन को लेकर। क्या बनता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम पढ़ते थे तब एक एग्जाम्पल पढ़ते थे कि प्रतीकों व प्रतिमाओं के माध्यम से समझना, ये प्री ऑपरेशन में आता है। जैसे कि इसे एक विमी तर्क भी बोल सकते हैं। किसको? प्रतीकात्मक विचार को। या साड़ी वाली औरत का फोटो दिखाने पर सभी को अपनी माँ समझ लेना, ये किसकी विशेषता होती है? ये प्रतीकात्मक थॉट होता है ना, ये हम उसी के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों ही विशेषता आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशन कह रहे हैं उसी से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये पूछा है कि 3 वर्ष की आयु तक बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। ओवरऑल अगर आप सभी ऑप्शन को देखें तो हम कहीं बैठना, चलना और पर्याप्त हाथों आंख में समन्वय कर लेता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए, ग्रॉस और फाइन मोटर है, ये अलग अलग उम्र दे रखी है। जैसे 3 माह में किन चीज़ों की क्रियाओं को कर सकता है, 4 माह में किस प्रकार, 6 माह में किस प्रकार, तो वो ये हो ही नहीं सकती। ग्रॉस मोटर वैसे कहते हैं जैसे हमारे शरीर से की सभी मसल्स काम करें, जैसे कि तैरने में, दौड़ने में, सीढ़ियों चढ़ने में, तो इस प्रकार की विशेषताएं हम पढ़ते हैं, ये बोलते हैं ग्रॉस मोटर। एक होती है फाइन मोटर। फाइन मोटर होती है जैसे कि सुई में धागा पिरोना, तो हमारी उंगलियां और आंखें काम करेंगी। जैसे कि लेस बांधना जूते के, तो निश्चित तौर से वो आपकी फाइन मोटर में आती। और भी अन्य क्रियाएं हो जाएंगी, लेकिन ये विशेषता से कोई मतलब नहीं है हमें। किसे? 3 वर्ष की आयु तक इसमें तो महारत हासिल कर लेता है, इस प्रकार की पूछा है इस वजह से। ठीक है, जैसे शब्दावली और वाक्य बोलना, देखिएगा ये डिपेंडेबल करता है कि इस संदर्भ में तो पूछा नहीं है कि शब्दावली वाक्य, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखिएगा, अगर 8 माह का बच्चा होगा ना तो वो पहला शब्द बोलने लग जाता है फिर। ठीक है, अगर मान लीजिएगा वो मान लेते हैं 1.5 साल का हो जाएगा, यानी 18 माह का, तो वो कितने शब्द बोलने लग जाएगा? लगभग में सीख जाता है 50 शब्द। उसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए 2 साल का बच्चा हो गया, 2 साल या आप 24 माह बोल सकते हैं, तो ये समथिंग 100 शब्द सीख जाता है। इसी प्रकार 30 माह का करीबन मान लेते हैं 500 शब्द सीख जाता है। और इस प्रकार 3 साल का यानी 36 महीने का बच्चा है, और कितने शब्द बोलने लग जाएगा? 1000। तो ये अलग चीज़ है, ये वाली चीज़ें ऑलरेडी विकास हो चुकी होती है, तो ऐसे इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 साल की आयु तक के बालक में महारत हासिल नहीं होती है इन प्रकार के शब्दों में। ठीक है, ये शब्द बोलना अलग चीज़ है और शब्दावली अलग चीज़ हो। तो ये वाक्य यहाँ पे दे रहा ना, वाक्य बोलना, तो ये अलग सेंटेंस हो जाएगा। ये चीज़ इसमें अभी विकसित नहीं होगी। देखिएगा, ये करे जीवन, कार्य और व्यक्तित्व और रिश्ते, ये भी नहीं होगा। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसे इतनी समझ नहीं होती इन चीज़ों को। लेकिन ये जरूर है कि बैठना, चलना, पर्याप्त हाथों आंख में समन्वय करने लग जाता है। ये विशेषता बिल्कुल एक्यूरेट होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम लज्जा में मूल गुण रूप है। देखिएगा, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। पहली बात यह है, ये फ्राइड का शिष्य रहा था, क्योंकि देखिएगा इसके सिद्धांत में मनो लग रही है। यहाँ पे देखिएगा साइको, और जबकि साइको की शब्द की बात करें ना, वो फ्राइड के सिद्धांत में चलती है। जैसे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी यानी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइड ने। तो साइको शब्द वहीं से चुराया इन्होंने, तो इस वजह से ये शिष्य रहा था किसका? फ्राइड का। इन्होंने क्या किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इसमें 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से ये पूछी है वो 2 नंबर की अवस्था है, जिसे बोलते हैं स्वायत्त बनाम लज्जा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने ये नहीं पूछी है
कि ये कौन से नंबर की है, क्योंकि मैंने बता दिया ये 2 नंबर की है। लेकिन इसमें क्या होती है कि गतिविधि पूछी जाती है कि बताइएगा ये इसकी उम्र है। अब ये भी बता दूं, इसमें उम्र होती है बच्चे की 2 से 3 साल। अब इसकी गतिविधि बताइए, बच्चा करता क्या है इसमें। तो इसमें गतिविधि होती है इसकी, एक तो विल पावर होती है इसमें, अरे ये गलत लिख दिया, विल पावर यानी जो इच्छा शक्ति है ये पाई जाती है। एक इसमें होती है टॉयलेट ट्रेनिंग, ये विशेषता होती है यानी गतिविधि होती है बच्चे की, ये चीज़ें करता है बच्चा। हमें यही पूछिए क्या, विल पावर। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। शानदार क्वेश्चन था। मैं और बताऊं शानदार क्या चीज़ होती है, ये तो चलो इन्होंने यहाँ पूछी है। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो 145 को लेकर बने हैं। 145 क्या चीज़ होती है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ना, इसमें 8 स्टेज हैं, जिसमें से पहले नंबर की है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो शैशवावस्था से संबंधित होती है। 4 नंबर की अवस्था होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो होती है बाल्यावस्था से संबंधित। ये सर्वाधिक क्वेश्चन बना है। एक बना है 5 नंबर की अवस्था को लेकर, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी इसकी हिंदी क्या होगी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बना भूमिका भ्रांति। ये किशोरावस्था से संबंधित होती है, इस वजह से पूछी जाती है। ये 3 स्टेज है। हालांकि इन्होंने 2 नंबर की स्टेज पूछी है, मैंने वो सभी चीज़ें बताई हैं। कैसे कि देखिएगा, ये किसने सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने, ठीक है। ये फ्राइडे का हिस्से रहा था। इसने 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से 2 नंबर की अवस्था होती है स्वायत्ता बनाम लज्जा, ठीक है। ये 2 नंबर की स्टेज होती है। इसकी उम्र होती है 2 से 3 साल। इसमें जो गतिविधि पूछी है ये है ना मूल गुण रूप, तो इसे गतिविधि बोलेंगे। बच्चा 2 साल में क्या करता है, 2 से 3 साल में, एक तो विल पावर होती है इच्छा शक्ति उसकी, एक होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। तो जो हमें विल पावर दे रखा था ऑप्शन है, यानी जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, इस प्रकार आंसर निकाला था। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि देखिएगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है आपने थ्योरी पढ़ी हो उस आधार पे भी कर सकते हैं। देखिएगा, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है, जिसे इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, ये बात तो सही है। एकीकरण का होता है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये भी सही है। तो फिर गलत हो जाएगा 1 नंबर। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जो आपको जानकारी है उसे टिक कर लीजिएगा, ये सही है, और बाकी जो गलत पूछा है वो हो जाएगा राइट आंसर। जैसे विकास है कभी एक विधि का पालन नहीं करता है, ऐसी बात नहीं, पैटर्न समान होता है सभी को, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यह नियम किससे संबंधित है। बड़ा गजब का ही क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कैसे पूछा है, इसे होगा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को 2 भागों में बांटा है, रुचि और अरुचि के नियम है, ठीक है। समझिए कैसे पूछा है। घोड़ी को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है उसे मजबूर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बनाया इन्होंने, गजब का ही बनाया है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है जैसे प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, लेकिन हमें पूछा है तत्परता का नियम। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तब तो वो सीखेगा, अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सीखेगा। सिंपल सा लॉजिक ये होता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है किसे लेकर, घोड़ी को लेकर। घोड़ी को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बात नहीं किया जा सकता। यानी जो घोड़ा है उसे प्यास लगेगी तो निश्चित तौर से पिएगा पानी, अगर उसे प्यास ही नहीं तो उसे जबरदस्ती करने से क्या फायदा हो रहा। कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन बना था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है। देखिएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जब भी परमानेंट चीज हो ना, परिवर्तन की बात करें, हमेशा ही वो अधिगम होगा, वो भी व्यवहार में, ठीक है। ये डेफिनेशन विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने दिए, तो उन्हीं के ये स्टेटमेंट बनाए गए हैं। बाकी 2 नंबर, व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, ये भी बात सही है। जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन है, ये भी किसी की डेफिनेशन है। तो ये डायरेक्टली ये तीनों कथन सही है किसके बारे में, अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो किस प्रकार पूछा है वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका नहीं है। यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, मेथड बोल लीजिएगा या टीचिंग मेथड, तो उसमें टीचर की या जो अध्यापक है उसका रोल क्या नहीं है। देखिएगा, अगर सभी ऑप्शनों को देखें, जैसे कक्षा में भय युक्त, देखिए यहीं पे नेगेटिव हो गया। भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए, भय युक्त थोड़ी बनाना चाहिए। तो इस वजह से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना, खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करना, छात्रों को परिकल्पना तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट थे, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से आंसर हुआ, हमें यही पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि बांडुरा ने यह जांचने के लिए प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने प्रयोग किए थे। उन्होंने, देखिएगा, पहली बात तो ये कि उन्होंने बोबो गुड़ियों पर प्रयोग किए थे, या इन्हें जोकर कह देते हैं, और है क्या नाम दे सकते हैं, एक अपने बेटे जिसे अल्बर्ट बोलते हैं उस पर प्रयोग कर डाला इन्होंने। तभी तो हम कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा, यानी बांडुरा तो
जो मुख्य आदमी था, यानी कह सकते हैं बांडुरा का ही पुत्र था यारवन, इसी पर प्रयोग कर डाले, जो करो पर प्रयोग कर डाले, वो कुड़ियों पर भी प्रयोग कर डाले। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी बिल्ली की बात करें, जब बिल्ली आ जाए तो थोंडाइक पे जाइएगा, ठीक है, इस पर प्रयोग हुई। कुत्ते की बात करें तो इसकी पैरोटिड ग्लैंड्स पर प्रयोग करने वाले थे पावलर, ठीक है, यानी पाचन ग्रंथि पर। चिंपांजी की जब भी बात आ जाए, सुल्तान आ जाए, तो कॉलर कोपा मैक्स वर्दी में जिन्होंने गेस्ट उलवा दिया था, कोहलर कोपा मैक्स उपाधि में ये आते हैं। चिंपांजी बोलिएगा या इसे ही सुल्तान बोलिएगा। सुल्तान और चिंपांजी की बात है, क्योंकि सुल्तान के नाम से भी पूछा है और चिंपांजी के नाम से भी, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है, एक वानर के नाम से और पूछा है कि वन मानुष पर किसने प्रयोग किए थे, ऐसे आता है, तो ऐसे भी ध्यान रखना, वन मानुष पर प्रयोग करने वाले थे वही कॉलर कोपा मैक्स वर्दी में। नेक्स्ट देखिएगा, हमने देख लिया इसका आंसर बोबडो कुड़िया हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिएगा आपको प्रेक्षण शब्द दे दे या अनुकरण शब्द दे दे, ठीक है, अनुकरण और कौन सा शब्द दे दे, प्रेक्षण, अनुकरण, अवलोकन, ठीक है, ये सभी ऑब्जर्वेशन की पर्यायवाची है। तो ये सभी है ना आपके बांडुरा से संबंधित होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, उसी में इन चीज़ों की बात की जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये चीज़ मालूम हुआ कि 2021 की जो परीक्षा हुई ना उसमें पूछा था कि ये पूछा था बांडुरा के सीखने के 4 स्टेप कौन से होते हैं, तो देखिए इंग्लिश में याद रखिएगा, एक होता है अटेंशन पहले नंबर पर, दूसरे पे होता है रिटेंशन, ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है रिप्रोडक्शन, 4 नंबर पर होता है मोटिवेशन। ये 4 स्टेप और होते हैं सीखने के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है कि देखिए हार्वर्ड गार्डन के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को स्थानिक जानकारी बदलने और उपयोग करने की कल्पना का संभव बनाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब भी आपसे ये कहे स्थानिक, तो आप तो स्पाइशियल पर चली जाइए। स्पाइशियल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है, स्थानिक का मतलब स्पाइशियल, ये दृश्य स्थानिक होता है। अगर आपने हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा है, उन्होंने बताया था व्यक्ति के जो मस्तिष्क होता है उसमें विभिन्न प्रकार के फ्रेम होते हैं, फ्रेम को बोलिए आयाम या प्रकार बोल दीजिएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। जिन्होंने पहले 7 प्रकार बताए, फिर 2 और जोड़ के इसे कर दिया था 9 प्रकार, और 9 प्रकार की ट्रिक होती है LML इज मैन, ये सभी 9 प्रकार हो गए, जिसमें से हमें पूछा था ये एस वाला, इसी बोलते हैं स्पाइशियल। स्पाइशियल बुद्धि उनमें पाई जाती है जैसे पायलट हो गए, और जो भी गाड़ी चलाते हैं उनसे भी संबंधित हो जाएगा, यानी उन्हें स्थान पर्टिकुलर दिशा की जानकारी होती है, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है, कौन सा, स्थानिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और बाकी ये वाले इन्हीं के प्रकार हैं, पर लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है उस आधार पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और इनका सिद्धांत कौन सा था, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो देखिएगा अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना उससे आसानी होगी। जैसे व्यक्तित्व स्वचेतना होती है, ये बात सही है। व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है, ये गलत है। आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी गुण माना जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता के कारण ही व्यक्तित्व का विकास होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है। बाकी व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील होता है, ये बात सही है। व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है, ये भी बात सही, गलत हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चा एंड को 10 और स्टार्ट को स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये स्थिति क्या है। देखिएगा इसे बोलेंगे वो मतलब पढ़ने में डिसेबिलिटी है, उसे डिसलेक्सिया कहेंगे, क्योंकि ये डिस्कैलकुलिया तो आपकी गणित से संबंधित होती है, डिस्क्राफिया लेखन संबंधित होती है, लेकिन ये तो अंट को 10 पढ़ रहा है, स्टार्ट को स्टार्टेड पढ़ रहा है, इनमें अंतर ही नहीं कर पा रहा है, निश्चित तौर से वो डिसलेक्सिया हो जाएगा, उसमें डिसेबिलिटी यानी पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी पाई जाती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे इनमें से हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते, कौन, प्रतिभाशाली बालक। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, यानी इनमें गजब की इनकी कह सकते हैं थिंकिंग होती है कि ये हर चीज़ को एक बार देखेंगे और सीधा सीधा कॉपी कर देते हैं दिमाग में, ठीक है। यानी ये टीचर से भी होशियार बन जाते हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि टीचर तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टीचर होता है, इन्हें तो अब मान लीजिए 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, होती कितनी सब्जेक्ट हैं, आप 12th में जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट रह जाती हैं, 10th में पढ़ेंगे तो 6 सब्जेक्ट होती है, तो उन्हें सभी सब्जेक्टों की नॉलेज होती है, अच्छी नॉलेज होती है। तो
ओवरऑल हम यही विशेषता निकालेंगे, इन चारों को पढ़ेंगे कि वो अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आप 4 नंबर ऑप्शन पर जा रहे होंगे, तो देखिएगा समाज के लिए महत्व मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ये कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभाशाली है, निश्चित तौर से उसके माइंड बहुत तेज काम करेगा। बाकी ये बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास कर लेता है, ये भी लॉजिक गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना टीचर के कोई भी चीज़ नहीं होती है पूरी। बाकी सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसा तो कहना गलत ही है, इससे कोई लॉजिक नहीं निकलेगा तो इससे निकल सकता है 2 नंबर ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। देखिएगा सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिएगा। ये कितनी बार करा दिया है, तरल और ठोस बुद्धि, ये वही तो क्रिस्टलाइट यानी ठोस बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब भी तरल और ठोस की बात आएगी तो हम किसके पास जाएंगे, केटल के पास, तो ऑप्शन नंबर 4 से मिल जाएगा। लीवर फर्स्ट और सेकंड की बुद्धि की बात करते हैं जेनसन। बाकी विशिष्ट योग्यता का बात देखिएगा, एक्चुअली में क्या है कि देखिए आप आसानी से पहचान सकते थे, स्पीयर में रहे हैं, स्पीयर मैंने जी कारक दिया था, एक एस कारक, जी को बोलते हैं जनरल फैक्टर, एच को बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, तो ये विशिष्ट योग्यता उसी से संबंधित हो जाएंगी। बाकी बुद्धि लब्धि आईक्यू की शुरुआत तो की थी विलियम स्टर ने। शुरुआत का मतलब ये है कि उन्होंने IQ बराबर MA/C दिया था, ठीक है, ये केवल फॉर्मूला दिया था और ऑप्शन इसी प्रकार का बना है, तो इस वजह से। हालांकि IQ की शुरुआत करने वाले तो साइमन और बिने थे, जिसे बिने साइमन बोलते हैं, इसने शुरुआत की थी कि IQ शब्द की, बिने और साइमन ने। कि बुद्धि लब्धि की शुरुआत किसने की थी, सूत्र की इन्होंने की थी, लेकिन ये सूत्र किसने दिया था, विलियम स्टर ने। पर ये सूत्र किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये 100 लगा के दिया था टर्बन ने, कब, 1916 में। ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी पूछे हैं। तो फिर देख लीजिएगा हमने मिलाया क्या मिलाया, पहले का चौथा मिलाया है, दूसरे का पहला मिलाया है, और तीसरे का कौन सा मिलाया है, दूसरा मिलाया है, और आपके चौथे का तीसरा मिलाया है। तो 41-23 किस में दिखाई देना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा है वह के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है। देखिए वह के अधिगम की व्याख्या तो आप क्लासिकल कंडीशन थ्योरी से कर सकते हैं, पाउडर वाली से। इसमें अनुबंध बिठा के कर सकते हैं, जैसे कि बिजली की कड़कड़ाहट जैसी होती थी, बच्चा डरने लग जाता, इस प्रकार का आपने थ्योरी पढ़ी होगी। या कोई अन्य चीज़ों की आवाज़ आती, उससे डर जाता, तो उससे अनुबंध हो जाता था। जैसे जब जब बिजली की कड़कड़ाहट होगी तो निश्चित तौर से बच्चा रोने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, तो ये क्या है, उसके साथ अनुबंध हो गया। जब जब उसकी बिजली चमकेगी और वो कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, निश्चित तौर से बच्चा डर पेगा। इस प्रकार के बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। बाकी अव्यक्त अधिगम की बात की जाए तो ये तो टॉलमैन से संबंधित है, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किए थे, जिसे साइन थ्योरी भी बोलते थे, इसे लेटेंट अधिगम को। प्रेक्षणीय अधिगम का मतलब हो जाएगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये आपकी अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, बांडुरा। बाकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये स्किनर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, समझे होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, वो इस प्रकार पूछा है, फ्राइड के अनुसार पराहम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, यानी किसका परिणाम है, ये सुपर ईगो। पराहम का मतलब सुपर ईगो। देखिएगा सिग्मंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें 5 स्टेजें बताई थी। अब मैंने तो इसी प्रकार याद कर रखी हैं, OLPG, ठीक है, ये 5 अवस्थाएं हो गई। देखिए एक तो होती है ओरल, जिसे मुख्य अवस्था, एक होती है एनाल, तीसरी होती है फैलिक स्टेज, ये है ना P, इसका मतलब होता है फैलिक स्टेज, इसे लैंगिक अवस्था कहते हैं। इसमें 2 विशेषताएं पड़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है ओडिपस ग्लैंड्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रा। तो देखिएगा हम ये कह रहे थे पराहम विकास निम्नलिखित में किसका परिणाम है, तो ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वैसे ऑडिपस का मतलब होता है देखो ओ, यानी इसमें बॉय जैसी ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब होता है बॉय का अट्रैक्शन है अपनी मदर की ओर होता है। इलेक्ट्रा लिख रहा है ई ना, इसका मतलब होता है गर्ल, और गर्ल का अट्रैक्शन होता है अपने फादर की ओर। ये विशेषता हम पढ़ते हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स को लेकर, किसमें, पहले के स्टेज में, जो 3 नंबर की अवस्था होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर मार्ग है, या इसे नेशनल हाईवे कह देते हैं, ये सभी है स्किनर की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म पहचानिएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये स्किनर ने लिखी थी बुक, ये बात सही है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये क्लार्क से संबंधित है। द मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये कॉलर से संबंधित है। लेकिन द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे संबंधित है, ये आपके रॉबर्ट केनी से संबंधित है, जिन्होंने सीखने की पदानुक्रमी दी थी। उस पदानुक्रमी में आपको ध्यान होगा कितने स्टेप बताए थे, 8 स्टेप, जिनको मैं बार बार बताता रहता हूँ, SSC वर्सेस DCRP।
निम्नतम होता है संकेत द्वारा सीखना, उच्चतम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा सीखना। तो इस प्रकार सही नहीं होगा, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट केनी से। तो इस वजह से नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य कथन बताइएगा। जैसे विषय आत्मबोध परीक्षण, ये मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था, जिसे शॉर्ट में कहते हैं इसे विषय आत्मबोध को TAT यानी थेमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट TAT बोलते हैं। TAT मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था, 1935 में दिया था। तो इसमें 30+1 कार्ड हुआ करते थे, प्रयोग के लिए 19+1 कार्ड दिया करते थे, और इसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये सभी चीज़ें इसी से संबंधित। बालक सेकंड नंबर ऑप्शन है बालक आत्मबोध परीक्षण, ये गार्डन से संबंधित नहीं है, जिसे CAT बोलते हैं, चाइल्ड एप्रीसिएशन टेस्ट। ये आपके किसने दिया था? ये संबंधित हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। किसने? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। और इसमें शायद ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो आपके मनुष्य के स्थान पर जानवरों के प्रयोग किए गए थे, कांटों के, इस प्रकार का भी हम पढ़ते हैं। तो ये उसी से संबंधित है, CAT। बाकी ये वाक्य पूर्ति परीक्षण, पानी एवं टेंडल ने, ये बात तो सही है। MPPI ये हैथवे और मैकलिन ने दिया था, ये भी बात सही है। जो गलत हो जाएगी ये वाली, क्योंकि ये आपके गार्डन से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे संबंधित है? ये आपके लियोपोल्ड बेलक से संबंधित है, इस वजह से ये गलत हुआ है। ठीक है, बाकी देखिएगा एक क्वेश्चन और बना सकता था इसमें कंफ्यूजन करके। इसमें जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सभी प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, और जो MPPI है ये अप्रक्षेपी में चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार भी ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे ये अत्यधिक पसंद है, मैं इसीलिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से भी समय निकालता हूँ। ये उदाहरण किसका हुआ? यानी ये मुझे अत्यधिक पसंद है, इसका मतलब वो इंटरनली मोटिवेट है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे समझ सकते थे अपने आप से। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये कह रहा है सही से मिले तो युग्म बताइएगा। जैसे अनुभाविक अधिगम है, ये डेविड कॉल्बे ने दिया था, ये बात सही है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कहेंगे तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये जोसेफ टी नोवाक ने दिया था। ये SST के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बना है 2022 की परीक्षा में, पात्रता में। ठीक है, तो यह कह सकते हैं लेवल 2 में पूछा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये बात तो सही है। ठीक है, इसके साथ ही अब 5E मॉडल रॉजर वाइमी ने दिया था, ये भी बात सही है, यानी ये तीनों ही सही है। ये 5E मॉडल वाइमी ने ये दिया था, जैसे पहली यानी 5E, 1E, 2E, 3E, 4E और ये 5E सही है। पहली E का मतलब एंगेज होता है, दूसरी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, एला, रुको 1 सेकंड रुकिएगा, एला की गलत स्पेलिंग एलाबोरेशन बोलते हैं। ठीक है, एलाबोरेशन। और तीसरी होती है एक्सप्लेन। ठीक है, एक होती है इवोल्यूशन, EVALUTION, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। एक ई बच रही है, वो कौन सी है? वो हो जाएगी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तो हो गई यहाँ पे, तो फिर हो जाएगी एक्सप्लोर, ये वाली। देखिएगा ये रॉजर वाइमी का है ना, ये मॉडल, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें 5E मॉडल दिया गया है ना, तो ये 5 ये है, जैसे एंगेज, एलाबोरेट, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर और इवोल्यूशन। ये 5E का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो फिर हमें इसमें सही बतानी थी ना, तो ABC 4 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 21 नंबर, एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, ये उदाहरण होगा, ये प्रतिगमन का होगा, यानी जिसे रिग्रेशन बोलते हैं। यानी आपने पुराने दिनों में लौटना है। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, यानी कोई फादर है, वो बच्चे के साथ घोड़े बनकर खेल रहा है, तो निश्चित तौर से वो उसी का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, यानी प्रतिगमन, यानी आप पुराने दिनों में वापस लौटेगा ना, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, वो मोस्टली प्रतिगमन में आती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? देखिएगा, अब सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग तो पाई जाती है, इनमें अति जिज्ञासु होते हैं, हर चीज को जानने वाले होते हैं, उच्च कल्पनाएं होती है, लेकिन परंपरागत विचार वाले नहीं होते हैं। ठीक है, ये परंपरागत विचार वाले सृजनशील बच्चों की विशेषता नहीं होती। जो स्टीरियोटाइप पढ़ते हैं ना, वो यही शब्द है, स्टीरियोटाइप। यानी इसका मतलब परंपरागत का मतलब ये है कि लेडीज हैं वो घर के काम करेंगे, और जो पुरुष है वो घर से बाहर का काम करेंगे। कुछ इस प्रकार की हम
परंपरागत विचारधाराएं पढ़ते हैं तो ये गलत होती हैं और ये सृजनशील बालक से संबोधित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। देखिएगा, पहला है एलेक्जेंडर का पास एलम परीक्षण का निष्पादन परीक्षण था, ये बात सही है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट था, यानी जो अनपढ़े के लिए भी था। ठीक है, और संस्कृति मुक्त परीक्षण थे ये। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक निष्पादन होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो अनपढ़े के लिए मोस्टली होते हैं ये। ठीक है, दूसरा है शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, शाब्दिक का मतलब होता है वर्बल, निश्चित तौर से वर्बल होते हैं, या तो वो व्यक्तिक होंगे या सामूहिक, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये बात तो सही है। और है देखिएगा, तीसरा है अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। और एक चीज ध्यान रखना, निष्पादन परीक्षण अनपढ़ी के लिए होते हैं, अनपढ़ी मीन्स ये अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए होते हैं, ये कह रहेगा ये नहीं होते हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों आकृतियों के थ्रू किया जाता है। अब सुनना, ये जो है ना अशिक्षित, एक कैटल का पढ़ा होगा संस्कृति मुक्त परीक्षण या अवाचिक संस्कृति मुक्त परीक्षण भी बोल देते हैं उसे ही, उसका मतलब होता है वो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो किसी भी संस्कृति में फॉलो कर लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है भारत में करना, भारत के विदेश में भी किसी भी देश में जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड के लिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये है ना 3 नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण ये कह रहा है नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं, तो इस वजह से गलत होगा ये। ठीक है, तो ओवरऑल समझे होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है जो 24 नंबर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों का कौन सा कथन है वो, या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी असत्य एक तरह से। NEP 2020 से बना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो देखिए, पहला ऑप्शन है वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, तो ये बात तो सही है। सेकंड है वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करना, ये भी बात सही है। वर्ष 2025 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक 100% तक सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, तो ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। बाकी 4 नंबर देखिए, जहाँ सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं वहाँ पर छात्र शिक्षक का अनुपात होगा वो 25:1 से कम रखना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो गलत 3 नंबर इसलिए हो गई कि वर्ष 2025 नहीं होगी तो ये 30 होगी, यानी 2030 तक प्री स्कूल के जो भी माध्यमिक स्तर तक 100% हमें सकल नामांकन अनुपात करना है। ठीक है, तो ये 25 नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा, तो 25 होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, हमें असत्य बताना था, तो असत्य हो जाएगा आपका 3 नंबर, समझ गए ना। ये 2025 दे रखा था ऑप्शन में, ये 2025 नहीं होगा, ये 30 था, तो यहाँ पे 25 करके पूछा है, इस वजह से गलत हुआ है। ठीक है, तो इसका फिर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 25 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अविकल्प किया गया है, तो ये किया गया है 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सेकेंडरी स्टेज का पूछा था इस वजह से। ठीक है, ये कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, वो होने चाहिए 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, 25% सीटें हैं वो आपकी RT एक्ट के थ्रू रिजर्व रहती हैं, यानी इनको जो गरीब होते हैं, गरीब मीन्स ये कि जो जिनकी जीवन रेखा से नीचे की आय होती है, जो एक फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो उनके बच्चों के लिए ये फ्री में इतनी सीटें होती हैं। उन्हें सरकार जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती है, चाहे वो ड्रेस हो या बुक हो, ये सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये आपकी 2021 और 22 दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो हो जाएंगे प्रोफेसर यशपाल। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैंने क्वेश्चन बताया ना, ये 25%, एक चीज़ इसके साथ और इंक्लूड कर लेना, जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं ना उसमें 25% सीटें गवर्नमेंट के थ्रू है, आपको फ्री में पढ़ाना होता है, एक ये भी शर्त होती है, समझेगा। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं तो 25% सीटें हैं उन्हें बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होती है, जो गरीब बच्चे होते हैं, और साथ ही साथ
उन्हें फ्री पढ़ाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट इनका चार्ज देती है, यानी जितनी भी फीस लगेगी वो बच्चों के लिए तो उन्हें सरकार मुहैया कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण है शोध, यानी कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित होगा। तो ये आपका क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना, ये रीड 2022 में ही पूछा है जुलाई में पात्रता में, तो इसे कॉपी कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, यह है लाड़ू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपने उत्कर्ष का दिया होगा ना प्री मॉडल, उसमें ही पूछा था, तो उसमें 1 लाख रुपए थे। देखना, इकाई 2.5 से 1,000 10,000 लाख, सही है, 1 लाख रुपये हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये 7 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत होगी जहाँ हॉस्पिटल में जन्म लिया होगा 2,500 रुपये से, और ये चलेंगे कहाँ तक, स्नातक। तो इस प्रकार ये रुपये दिए जाते हैं, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। कौन सी योजना है, लाड़ू प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं 7 किस्तों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य बताइएगा। देखिएगा, इसे सुमेलेटिव असेसमेंट बोलते हैं, वर्ष के अंत में होने वाले। देखिएगा, यह शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर होता है, ये बात सही है। इसकी प्रगति नैदानिक होती है, ये गलत है। नैदानिक थोड़ी है, इसकी तो जजमेंटल होती है, यानी एक तरह से आपके साथ न्याय कर देगा। कैसे न्याय कर देगा, अगर आपने कम परसेंट रखी यानी 33 से कम तो फेल, और अगर अपर रहोगे तो निश्चित तौर से उसमें परसेंट, यानी एक तरह से ये आपका रिजल्ट दे देता है। तो ये नैदानिक नहीं हो सकता। नैदानिक का मतलब होता है आप बच्चों की कमियों को ढूंढ रहे हैं, कमी नहीं ढूंढी जाती यहाँ पर, तो या फेल और पास का मामला चलता है। बाकी अधिगम का आकलन करता है, ये बात सही है। बाकी वार्षिक परीक्षा का एक यानी वार्षिक परीक्षा एक प्रकार की योगात्मक परीक्षा होती है, ये बात सही है। यानी जो एनुअल एग्जाम होती है ना फेल पास वाली, तो वही है ये। ठीक है, और जो भी एनुअल एग्जाम होती है तो उनके रिजल्ट ही आते हैं, तो वो योगात्मक ही तो हो जाएंगे। यानी सत्य की समाप्ति पर होने वाले जो असेसमेंट होता है वो योगात्मक में आता है। सिंपल सा लॉजिक है, ये गलत हो जाएगा इसमें से दोनों। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये है भाषा फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी ली है, तो उनके 30 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। ये इन क्वेश्चन में क्या है, 15 क्वेश्चन जो ग्रामर के होते हैं ना, जो गद्यांश छाटने से संबंधित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन अलग थे, बाकी टीचिंग मेथड तो सेम रखती थी, चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। ठीक है, देखते चलिएगा इस गद्यांश से कैसे क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा था, शीतोष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम कहेंगे शीत प्लस उष्ण होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में प्रयुक्त प्रवृत्ति शब्द से यहाँ से क्या है, हम कहेंगे अगर ओवरऑल अगर गद्यांश देखेंगे तो उसमें लिखा रखा था मन का झुकाव, प्रवृत्ति मतलब मन का झुकाव, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा, वो हो जाएगा सूक्ष्म, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, भौतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। देखिएगा, ये भूत से बना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, भूत प्लस एक, सही है ना, तभी बना होगा ये भौतिक। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक, यानी संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो कदाचित शब्द है, एक तरह से ये अव्य शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक गद्यांश दे रहेगा 36 से लेकर 40 तक। तो इसी गद्यांश के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से 36 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है, जैसे कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, रेखांकित पद का अर्थ क्या होगा, यानी इसका अपव्यय का, इसका मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं जो धन को फिजूल करता हो, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है कि जो मर्यादा है उनका एक वचन क्या होगा, तो मर्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। गद्यांश में आए निम्न शब्दों में से लिंग की दृष्टि से बेमेल, यानी जो भिन्न है वो बताना है। ये तो पुल्लिंग हो जाएगा आपका, और जीवन भी पुल्लिंग हो जाएगा, और स्वार्थ भी पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी चिंता, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, तो वाक्य में कौन सा काल है, दे रहा है, तो निश्चित तौर से अपूर्ण ये हो जाएगा वर्तमान काल। इसमें दे रखा है क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 40 नंबर है कि अस्मिता शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अगर आप 4 ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगा अभिमान, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, रमेश जो पढ़ता है अच्छा पढ़ता है में प्रयुक्त उपवाक्य कौन सा होगा। ये रमेश की विशेषता बता रहा है, कहीं ना कहीं विशेषण आश्रय उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों ने कहना गया वाक्य है, ये कर्तव्य प्रधान वाक्य हो जाएगा। इसमें से 43 नंबर में बताना है असंगत विकल्प चुनिएगा, वो हो जाएगा अर्धविराम, ये असंगत है, ठीक है, क्योंकि उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ना कि ये वाला, ये तो अल्पविराम का होता है। बाकी 44 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा शब्द है अव्यय नहीं है। अगर आप देखेंगे
तो अब इसमें से हो जाएगा ध्यान, ये अब नहीं होगा, बाकी सभी आप हो जाएंगे। असंगत विकल्प चुनिएगा। अगर आप देखें तो इसमें से जैसे ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये मुहावरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा जो 40 नंबर है, इसमें पूछा शेर की तरह दौड़ने वाले आप आज भीगी बिल्ली बने हुए रेखांकित पद में कौन सा पद बंद होगा। ये आप पे जाकर रुका है, आप क्या एक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से अर्वटीय उपागम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो टीचिंग मेथड की सेम ही रखे गए थे सभी के, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बौद्ध स्तर पर तो आपकी मॉरिसन की जो पार्टी योजना थी वो थी, और बाकी ये तीनों कथन है हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, तो ये सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा इसमें मिलान करना था, तो गद्य शिक्षण हो जाएगा आपके मौन वाचन से, रचना शिक्षण हो जाएगा संवाद से, व्याकरण हो जाएगी आगमन से, और पद हो जाएगी रसा स्वादन से। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर पहले का हमने तीसरा मिलाया, पहले का तीसरा एकमात्र ऑप्शन 4 सही है। खंडान विधि का दूसरा नाम होता है, ये प्रश्न उत्तर विधि होता है। द्रुत मनोवचन का उपयोग ही क्या होगा, हम कहेंगे मनोरंजन साहित्य के पठन में। दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि होगी, हम कहेंगे वो होगी रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट देखिएगा भाषाई कौशल का सही मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक क्रम क्या होगा, LSRW, सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक निर्माण में विषय सामग्री के स्तरीकरण की सही प्रक्रिया नहीं है, वो हो जाएगी सूक्ष्म से स्थूल। नेक्स्ट देखिए भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष है, तो ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो कहीं ना कहीं ये वस्तुनिष्ठ करेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असत कथन बताइएगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं साधन के रूप में प्रयुक्त होनी चाहिए, ये बड़ा गलत है क्योंकि साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं होगी, इसमें छात्रों की रुचि और अभिवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि ध्यान रखा जाता है। दक्षिण राजस्थान के डूंगर पर बांसवाड़ा फुआ पर बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी, वो होगी वागड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये एक श्री गंगानगर हनुमानगढ़ उधर की तरफ बोली जाती है। केराड़ी है जी बूंदी, और आपकी भीलवाड़ा और थोड़ा टॉक का भाग लगता है उसमें बोली जाती है। देवड़ा बाटी है ये आपके सुरई के क्षेत्र में। बाकी हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन होंगे, वो होंगे नयनचंद सूरी, जिन्होंने भी संस्कृत को सेकंड भाषा के रूप में चूज किया है। हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 61 से लेकर 65 तक ये आपको एक अध्याय दे रखा है, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पर पूछा है आपसे, जैसे कह रहा है नारेस्तु, यानी नारेस्तु संधि विच्छेद से आता है, यानी जो नारेस्तु है इसमें संधि विच्छेद करना है, इसमें कौन सी होगी, तो नार्य प्लस तु, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गृह लक्ष्मी अत्र का समास, यानी गृह लक्ष्मी में कौन सा समास होगा, तो वो होगा कर्मधार है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाल का नाम अत्र का विभक्ति, यानी नाम आ जाती है मोस्टली वो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि विचिंत, यानी विचिंत्य अत्र का प्रत्यय, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा अणियत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वर्तते अत्र का लकार, यानी वर्तते में कौन सा लकार होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका लट लकार, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर ध्यान हो माइनर टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कह रहा है कि एक पद्यांश दे रखा है, इसे पढ़िएगा 66 से 70 तक, इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे ये कह रहा है शरत प्रसन्नम विशेषणम विशेष्यम चुनता, तो इसमें से जो आपका हमें बताना है क्या विशेष्य, तो वो होगा सलिलम, ठीक है, सलिलम, इसी में से बताना था हमें पद्यांश से। नेक्स्ट देखिएगा ये दे रखा है, यही पूछा था ना मैं, शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ती, तो इसमें से सरलता आपको हो जाएगा आपका संज्ञा। नेक्स्ट देखिएगा चितम अत्र किम लिंगम, यानी जो चितम है इसमें कौन सा लिंग होगा, ये संबंधित हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं नपुंसकलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एक है सरसु अत्र का विभक्ति, सरसु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी सप्तमी। पद्यांशी अस्मिन किन नाम छंद, यानी इस पद्यांश में कौन सा छंद होगा, वो हो जाएगा उपजाति। नेक्स्ट देखिएगा कस्यापि अत्र का संधि, कस्य प्रसापि सवर्ण दी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गांव के चारों ओर खेत हैं, यानी गांव के चारों ओर खेत हैं, तो हम जानते हैं
अभिता परिता निकषा इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो ग्रामा परिता चित्राणी संति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिष्य उपाध्यायन अधीयते, देखा कि पद से शुद्धम से आता, तो इसका बनेगा उपाध्यात, यानी गिरनी के रूप में पंचमी विभक्ति या अलग होने के रूप में भी पंचमी विभक्ति होती है। सहकार्य करोति, अस्य वाच्य परिवर्तन करता, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे, 3 कार्य क्रियते, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी एक सूक्ति दे रखी, ये पूरी करनी। आत्मन प्रतिकूलानी परिसामना समाचरित, ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। ये अगर बिच्छू का फिल इन द ब्लैंक बिच्छा में आ सकते, तो हम ये कहेंगे इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो होगा निरुपम, यानी बिच्छू का निरुपम बिच्छा या सकते, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको स्थान रिक्त दे रखे हैं, ये टाइम दे रखा है, इसे बताइएगा। जैसे 6:30 को हम कहेंगे 7:60, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। 7:45 को कहेंगे पादुन अष्ट, ठीक है, पादुन अष्ट करेंगे तो वो सवर्ण धीरे हो गए, पादुन अष्ट बन जाएगा, सही समझ गए ना, ठीक है। 7:15 को बोलेंगे सपाद यानी सपादाष्ट, यानी सपाद प्लस अष्ट, तो सपादाष्ट सवर्ण दीर्घ इसमें भी हो गई है। बाकी 11 बजे को तो एकादश कहेंगे, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, 22 अस करते संस्कृत संख्या पदम चुनौता, यानी 22 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं द्वाविंशति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें तो उचित बताइएगा मिलान करके। अकू परिचय नाम कंटा, ठीक है, इचुआ सा नाम तालु, ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। रिटूर सा नाम बूर्दा और लतू सा नाम तंता, ये सभी मिलान है, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक भाषा शिक्षण कौशल स्वाभाविक क्रमवस्ती LSRW, यही की सही हो जाएगा, ठीक है, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये क्रम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, परंपरागत विधौ कस्मात संस्कारत परम शिक्षा दिए, वो उपनयन के बाद ही शिक्षा ग्रहण की जाती है, यानी परंपरागत संस्कार को, यानी परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन को अपनाते हैं, उसके बाद ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोफेसर BB बोकिल महोदय का विधि प्रतिपादित, बोकिल महोदय के द्वारा कौन सी विधि प्रतिपादित की गई थी, वो डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। कस्य विधि विकसितम रूपम मूल्यांकन विधि अस्ति, यानी ये कह रहा है कि कौन सी विधि का विकसित रूप है वो मूल्यांकन विधि होगा, तो वो हर्बर्ट पंचपदी का था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण से विधि नास्ती, अनुवाद की कौन सी विधि नहीं है, वो हो जाएगी दंडान्वय, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है अधोलिखितेषु संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत विद्यते, ये सभी हैं आपके संस्कृत का शिक्षण के सिद्धांत हैं। जी कह रहे हैं संप्रेषण किम कर्तव्य, संप्रेषण का मूल कर्तव्य क्या होता है, तो हम ये कहेंगे पूर्ण सज्जा। कई अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्ति भवती, यानी इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जिसके द्वारा अमूर्त चिंतन हो सकता है, हो जाएगा चित्र के थ्रू। पाठ्य पुस्तक निर्माण बाह्य पक्ष सिद्धांत है, यानी बाह्य पक्ष का कौन सा एक इसमें से पाठ्य पुस्तक का निर्माण के लिए सिद्धांत होगा, वो होगा आपका मूल्य। नेक्स्ट देखिएगा, यानी ये है जो पुस्तक निर्माण करते हैं ना, तो उसमें जो बाह्य पक्ष सिद्धांत का मतलब उसकी बाह्य विशेषता बतानी है, जिसमें मूल्य लिखा रहता है, सिंपल सा वो किताब के बाहर ही लिखा होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन कति विधा संति, मूल्यांकन के कितने विधा है, तो वो हो जाएंगे 2। नेक्स्ट देखिएगा कि मौखिक परीक्षा या प्रकार भवती, तो ये सभी हो जाएंगे, जानता चिर साक्षात्कार सलाहकार, ये सभी है आपकी एक तरह से मौखिक परीक्षा के प्रकार हो जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण न भवती, तो इसमें से हो जाएगा छात्राणाम त्रुटि पृथक विज्ञानम, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित नहीं है। ओवरऑल हमने सभी क्वेश्चन करने की कोशिश की है, ओवरऑल सभी सरल क्वेश्चन थे, आप आसानी से कर सकते थे। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के ये आपके कलाम के थ्रू है, जो प्री रीड हुई है उसमें पूछे गए हैं, तो देखते चलिएगा। इसमें से 121 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि डूंगरपुर के गलियाकोट कस्बे को किस बात के बनने से डूब क्षेत्र में आने के कारण बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ा था, तो वो हो जाएगा कड़ाना बांध। ये आपके प्रॉपरली तो आपके गुजरात में, लेकिन इसकी कोई सीमा है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से लगती है, तो इस वजह से हम पढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे बूढ़ों के द्वारा कि ये बताइएगा जो कड़ाना बांध है वो कौन से राज्यों का सम्मिलित रूप है, या कह सकते हैं दोनों की सीमा मिलती है, ऐसे बोल सकते हैं। तब उसमें गुजरात भी आता है ऑप्शन में और राजस्थान भी आता है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा एक ये बताया कि गुजरात में तो है ही बात, लेकिन ये राजस्थान के कौन से जिले से इसकी सीमा लगती है, तो वो हो जाएगा डूंगरपुर। बस ये ध्यान रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा
तंबाकू किस पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा निकोटियाना टेबिकम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और हालांकि ये रीड में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित तंतु का उदाहरण नहीं है? देखिएगा, जैसे नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये संश्लेषित, ये कृत्रिम है, लेकिन इसमें से संश्लेषित तंतु नहीं है, वो हो जाएगा रेशम। ये प्राकृतिक होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से विभिन्न प्रकार के मानव आवास दे रखे हैं, उनमें से सत्य कथन बताइएगा। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के मकानों की छतें ढलान वाली होती है, ये बात सही है। पर्वतीय क्षेत्र में मकान जो बनते हैं वो बर्फ के बने होते हैं, उन्हें इग्लू कहते हैं, तो ये भी बात सही है। रेगिस्तानी क्षेत्र में आवास की छतें ढालू होती हैं, जिन्हें हम कबेलू या खरपेल बोलते हैं, यह खरपेल से बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये सभी कथन सही थे। कपास के रेशों से ताग बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे कताई कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की 3 सहकारी वस्त्र मिलों को बनाकर स्पिन फोर्ड की स्थापना की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उस समूह में सम्मिलित नहीं है? इसमें से हो जाएगा गंगानगर सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, तो ये रीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असुमिलित आपको छांटना है। देखिएगा, इसमें से हो जाएगा, देखिए ये तो सही है, छोटी तीज, नाग पंचमी बड़ी तीज, लेकिन गलत हो जाएगा शीतला अष्टमी, क्योंकि ये चैत्र माह की शुक्ल को नहीं, कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गलत हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हो जाएगी, जो अजमेर में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद। राजस्थान का पूछे तो खेजड़ली, जिसे कल्प वृक्ष भी बोल देते हैं, और ये मतलब राजस्थान में राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1983 को। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है, तो वो होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और देखते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देशांतरी विस्तार कितना होता है? वो होता है फिर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये उत्तरी अंशांश नहीं हुआ, ये देशांतरी विस्तार होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असुमिलित छांटिएगा। जो अवेड़ा मेलन है, ये 12 से संबंधित नहीं है, तो वैसे किससे? ये कोटा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ईसलाट जयपुर में था, सोनी जी की नसिया अजमेर में, 84 खंबे की छतरी है, ये आपके मोदी में। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से आपको असुमिलित छांटना है। ये सही था, इन पैदल क्रॉसिंग है, ये वाला चिन्ह चौराई का है, ये वाला चिन्ह दाहिने मुड़ का है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ये मानव रहित संपार है, इसका ये चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सप्तऋषि तारों का समूह किस नक्षत्र मंडल का भाग है? ये अर्सा मेजर का है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक सिंचाई के लिए प्रयुक्त एक पैनुमा संरचना जिसमें बैलों का उपयोग करते हुए कुएं और बावड़ी से पानी निकाला जाता है, कहलाता है, उसे रहट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में अलास्का के माउंट मैकलिन पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? वो थी आपकी प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट देखिएगा, असुमिलित छांटिए यानी जो गलत है। सेरिकल्चर, जिसे हम रेशम उत्पादन होता है, इसमें सही बात है। विटीकल्चर, ये मधुमक्खी पालन से नहीं संबंधित होगा, ये अंगूर की खेती से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर पे यही असुमिलित है। बाकी पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि से, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ये करें 150 फीट कैरी जरौकों को बरामदों के युक्त बेड़तनी बावड़ी किस जगह पर अवस्थित है? ये आपके झुंझुनू में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ठंडा मरुस्थल नहीं है? तो वो हो जाएगा कालाहारी, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? वो हो जाएगी यकृत। इसमें से डेंगू रोग का संक्रमण कारक कौन होगा? वो होगा मादा एडिज मच्छर। और बाकी प्रोटोजोआ जनित रोग होता है मादा एनाफिलीज, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको विटामिन दे रखी एक तरफ, दूसरी तरफ उसके रासायनिक नाम है मिलान करने हैं। जैसे विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन के का नाम होता है नेप्टोक्विनोन, इसे फिकोनिनोन भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अथवा में एक ही दोनों बात होती है कहना, ठीक है। बाकी विटामिन डी का हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम हो जाएगा टेकोफोरॉल, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से प्रोकैरियोटिक जीवों में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये एक कोश की जीव होते हैं। तो ये मोनेरा जगत में एक कोश के आते हैं, जैसे आपने जीवाणु पढ़े होंगे, इसमें माइकोराजा एक जीवाणु आता है। साथ ही साथ आपने ब्लू ग्रीन एलगी जिसे कहते हैं नील हरित शैवाल, ये भी पढ़ा हुआ। तो ये इन्हीं के एग्जाम्पल होते हैं, किसमें? मोनेरा जगत में आते हैं। इनमें क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ना केंद्रक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे कि इस वजह से हम इसे मोनेरा जगत में रखते हैं इनको। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? वो हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों की फिल इन द ब्लैंक्स की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। ये करेंगे हम सही उत्तर की पहचान करके। सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
इसमें से बताइए प्रायोजना विधि का सोपान नहीं है, यानी इसके 6 स्टेप होते हैं उसमें से कौन सा नहीं है, तो वो होगा हाइपोथेसिस का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आईसीटी के उपकरण एवं विकासकर्ता के संबंध में असंगत चुनाव कीजिएगा। जैसे रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, ये बात सही है। और टेलीविजन की बियर्ड, GL बियर्ड बोल दीजिएगा या शॉर्ट में बियर्ड कह दीजिएगा, ये भी सही है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, लेकिन जो WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ WW यानी WWW इसकी खोज किसने की है, तो ये लिंकन से नहीं है, ठीक है। इसमें आपका आता है टिम बर्जनियस या कुछ ऐसा ही नाम है, उसमें टिम लगती है और बर्निस है कि बर्नीज है, इस प्रकार का नाम आता है, ठीक है। तो ये संबंधित नहीं होगा लिंक से, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे कौन सी ये गलत लिखा है, कौन सी, तो कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, करेक्ट टाइप हो गया, कोई बात नहीं। और निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री में ट्रांसपेरेंसी का उपयोग किया जाता है, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एनवायरमेंट शब्द एनवायरो शब्द से बना है, एनवायरो कौन सी भाषा से या मूल भाषा से लिया गया है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका फ्रेंच से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से आपको बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को नाम बताने हैं, कौन कौन से होंगे। देखिएगा, इसमें से एक तो खेल विधि हो जाएगी और एक शैक्षिक भ्रमण विधि, इनमें बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। बाकी ये संश्लेषण और पाठ्य पुस्तक विधि नहीं होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिएगा, हम जो देख रहे हैं, जो 103 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा तथा ब्याज की दर में 5% वार्षिक है, तो कितने वर्ष बाद है इतने रुपये हो जाएंगे, यानी एक तरह से ये ब्याज है। ओवरऑल देखें तो देखिएगा, बैंक में जमा की गई राशि कितनी थी, 2400, यानी एक तरह से, और जो ब्याज की दर में 5% है, तो कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि इतने रुपये हो जाएगी। देखिए, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे साधारण ब्याज से, यानी ऐसा ही बराबर क्या होगा, हम जानते हैं PTR बटे 100, या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा। और देखिए, मैं कैसे करूँगा, ये ब्याज दे रखी है ना, तो ये दे रखी है ब्याज की दर। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या करना कि जब हम साधारण ब्याज और प्लस टाइम का गुणा कर देते हैं ना, वो ब्याज ही निकल के आती है एक तरह से। तो आप डायरेक्ट करें कैसे, जैसे 5% दर है किसकी, वार्षिक। समय आप इनमें से कोई भी एक चूज कर लीजिएगा, उससे आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, ऑप्शन से करना आसान इसलिए रहेगा, जैसे 2 वर्ष ले ली बराबर 240, तो 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 240, 1 बराबर कितना होगा 24, यानी यहाँ पे जब 10 को बट्टी में ले जाएंगे तो इसी प्रकार का होगा, यानी 240 बट्टे 10 काटेंगे तो 24 आएगा। और 100 बराबर कितना हो जाएगा, वो 2400। तो इसका मतलब हमारा 2400 जमा की राशि आ रहा है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर 1 बजा सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको मालूम कि 240 ब्याज कैसे आ सकती है, देखिएगा, हमारा मूलधन दे रखा है 2400 रुपये, टाइम दे रखा है मालूम नहीं है, दर 5% है। तो देखिए कैसे करेंगे, ऐसा ही बराबर मूलधन 2400 रुपये, टाइम हमें मालूम नहीं है, एक्स बार लिया, दर दे रखी 5/100, ठीक है। और ये जो ऐसा ही दे रखी है, कितनी दे रखी है 240, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से किया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 24 से ये कटा कितनी बार, 10 बार, ये कितनी बार कटा 10 2 बार, यानी एक्स की वैल्यू आ गई है 2 वर्ष, क्योंकि जो हमने एक्स माना था उस समय माना था। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो करने के तरीके आप किसी भी प्रकार कीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 10 हेक्टेयर x वर्ग मीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपके 10,000 वर्ग मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। और ये कह रहा है कि 10 हेक्टेयर, तो आप 10 का ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपके 10,000 से, तो ये 1 लाख बन जाएगा, यानी 1 लाख वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 10 रुपये के 10 नोटों का मूल्य कितने के बराबर नहीं है, यानी 10 रुपये का एक नोट है और 10 नोट है, यानी मतलब 100 रुपये हो गए। इसमें से 100 रुपये कौन से नहीं बनेंगे, देखिएगा 50 रुपये और 20 कितने हो गए 70 हो तो 72 और 20 92, यानी ये 100 रुपये नहीं हो रहे, तो यही है, बाकी सभी हो रहे हैं, आप करके देख लो। नेक्स्ट देखिएगा, इतने को किसी संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल है इतने आता है, तो शेषफल इतना है, तो भाजक क्या होगा। देखिएगा, ये तो आप भी जानते होंगे, जो भाजक होता है इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन कोई संख्या है, इसमें हम देंगे भाग किसका, एक्स का 3,97,240, 3,97,240। इसमें हम भागते रहे, भागफल कितना आ रहा है 865, शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है 211। अब एक काम कीजिएगा, हम ये जानते हैं अगर भाजक और जो भागफल का गुणा करें और उसमें ही इस 211 को जोड़ दें तो हमें यही डाटा मिलेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, ये हो जाएगी 665x प्लस
211 बराबर कितना हो जाएगा 39, 72, 40। एक काम कीजिएगा, इस 200 को इधर करेंगे तो ये घट जाएगी, डाटा आएगा कुछ इस प्रकार का, बाकी है 793 ये आया। अब ये क्या x बराबर, अगर इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये बट्टी में चली जाएगी, कौन सी 865। अगर इसका इसमें भाग देंगे ना, जो हमने x क्या माना था भाजक, वो भाजक निकल के आएगा 459। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप भाग दे के देख लेना, तो इसे इस प्रकार इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण युग्म, यानी कोणों का प्रत्येक युग्म होगा। यानी ये दो समांतर रेखा, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अभी ये क्या कह रहा था, दो समांतर को प्रत्येक काट, तो एकांतर, एकांतर कोण का मतलब जेड सी आकृति बनती है ना, ये वाला ये कोण वो समान हो जाएंगे, ये वाला ये समान हो जाएगा, इस प्रकार की बात कर रहा है। तो बराबर ही होते हैं दोनों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 है। एक टाइल की माप तो ये दे रखी है और एक छत को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः ये दे रखी है। हालांकि देखा जाए इस लंबाई चौड़ाई में अगर इस एक टाइल का भाग देते हैं तो जितनी भी टाइलों की ज़रूरत होगी वो समझ में आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगी। जैसे 144 × 100 पट्टी में 5 × 12, यानी ये तो एक टाइल है, ठीक है माप, और ये है उस क्षेत्रफल, यानी टोटल क्षेत्रफल एरिया है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो आप इससे भाग दे के दे लीजिएगा। 5 से काटिए 20 बार, 2 से काटेंगे तो 10 बार, ये कटेगी 6 बार, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, इसे करेंगे तो ये 240 आ जाएगी, क्योंकि 24 गुणा 10 करेंगे तो 240। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इतनी टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिएगा चित्र में एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं इस पर, ठीक है। यदि पी ओ बाई यानी इसकी बात कर रहा है, ये कितने का है 90 डिग्री का, यानी समकोण है ये, और ए अनुपात बी का, यानी ए अनुपात बी है वो 2:3 है, यानी ये 2:3 है। तो सी का मान ज्ञात कीजिएगा, यानी इसका देखिएगा इसे करेंगे कैसे। आप इसे बी का मान निकाल देंगे तो ये शीर्षा विभव कोणों के बराबर हो जाएंगे। फिर हम इसमें रेखे के युग्म, या आप कह सकते हैं एक तरफ बने कोणों का सभी का मान 180 होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे। पहले हम इसे ले लेते हैं, यानी एक रेखा के एक और बने सभी कोणों का मान 180 होता है। देखिएगा जैसे ए है ना, इसकी जगह पे हम रखेंगे 2x, और जो बी है उसकी जगह पे रखेंगे 3x, यानी ये ए की वैल्यू ये बी की, प्लस 90 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये हम सभी एक ही कोण मान लिए, यानी जो एक रेखा के एक और बने सभी कोण का मान 180 होता है उस आधार पर भी, ठीक है। आसानी होगी इससे, तो ये 5x हो जाएगा प्लस 90 बराबर 180। इसे 75 करेंगे तो 5x बराबर 90 और x बराबर 90/5, 5 × 5 = 45, यानी 18 डिग्री कोण यानी निकल गया है x की वैल्यू। x हमने ये अनुपात के दे रखे ना, इस वजह से x मानेंगे। अब एक काम कीजिएगा, अब जो वैल्यू वास्तविक है वो देखिएगा, क्योंकि ये था ना ये 2x और 3x, इसमें आप पर्टिकुलर रेखा गुणा करके देख लीजिएगा। 18 का अगर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वास्तविक वैल्यू निकल के आई है, और इसकी निकल के आएगी 54 डिग्री। अब एक सुनिएगा, हमें ए की वैल्यू निकल के आई 36 डिग्री और बी की वैल्यू निकल के आई 54 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने माना था ना बी, इसका वैल्यू वास्तविक है 54, और ये 54 है, इसका ये शीर्षा विभव कोण है सामने, तो ये भी 54, समझ गए ना। अब देखिएगा, अब ये इधर की साइड देखिएगा, एक रेखा के एक और बने सभी कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। आप देखिएगा कैसे करेंगे। जो सी है ना, सी की वैल्यू चाहिए हमें, बाकी 54, ठीक है, ये हो गया, और सी की वैल्यू मालूम नहीं है तो ये 180 के बराबर कर दीजिएगा। तो फिर सी बराबर 180 में से 54 घटा दीजिएगा तो 6, और ये आएगा 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा आप जैसे भी जानते हो वैसे कर लीजिएगा। मैंने जो किया है मैंने अपने हिसाब से किया है कि रेखे आप है, यानी एक रेखा के एक और बने सभी कोणों का मान 180 होता है, इस आधार से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है निम्न में से 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिखाता है। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा अगर 12 कह सकते हैं मीटर है, तो अगर क्षेत्रफल देखें तो 144 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है 12 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्ग हैं, एक वर्ग है इसकी एक भुजा 1 मीटर की है, तो 1 × 1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और कितने हैं ये 12 है, 12 गुणा 1 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल यही आएगा 12 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा, बाकी कोई भी सही नहीं होगा। देखिएगा एक आपको संलग्न पाई चार्ट दे रखा है, जिसमें एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए 500 कितने 40 अंक है टोटल, और विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए थे, हिंदी ये
गणितीय। एक तो ये है कि ये टोटल दे रखा है सभी अंकों का। देखिएगा पहले तो इन्हें जोड़िएगा, क्यों पाई चार्ट की पहचान होती है, इसमें इन सभी को जोड़िएगा, ये 360 है कि नहीं है। 90 और 65 प्लस 80 70 150 और टोटल करेंगे तो ये 360 ही आ रहे हैं। अब इसे करेंगे कैसे देखिएगा। अब देखिए हिंदी में कितने 70% और गणित में 90%, कितने अधिक हैं, 20 अधिक हैं। कितने में से, ये हो जाएंगे 360 में से, और टोटल देर का पूर्णांक 540। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 18, 18 3 54, 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी 30 अधिक अंक है ना, यानी कह रहा था जैसे कह रहे हैं ना कि गणित है वो हिंदी से कितने अंक मतलब अधिक अंक प्राप्त करेगा, वो 30 करेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो अनुपात है ना इनका अंतर ही रख दिया था 20। यहाँ पे प्रतीक का भी कर सकते थे, फिर उसमें से घटाना होता मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि जो हिंदी के दे रखे थे 70 डिग्री और गणित के दे रखे 90, इनके दोनों का अंतर लेके मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। इस प्रकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें क्या पूछा है कि गणित जो परीक्षण की वैधता का तात्पर्य क्या होता है। हम ये कहेंगे परीक्षण की वैधता का तात्पर्य होता है जो परीक्षण है उसकी शुद्धता से। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है, तो हम ये कहेंगे ब्लूप्रिंट होता है वो प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णय को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है कुछ कि ये कह रहा है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर आप सभी को देखेंगे तो हम कहेंगे प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, ये आपके नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 116 कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या ज्ञान देने हेतु कौन सा उपकरण सहायक में लिया जा सकता है। तो प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है तो हम उसमें उपयोग करते सकते हैं अबेकस का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित तर्क संबंध विचार यथार्थ कथन व सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है। ये तर्क संबंध विचार की बात कर रहा है और ये शक्ति प्रदान करती है, तो कहीं ना कहीं हम ये जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर, नैतिकता की या नैतिक बोल सकते हैं। गणित वह भाषा जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। ये रीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गैलीलियो का है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रगति के संबंध में सही नहीं है। अगर ओवरऑल देखें सभी ऑप्शन को तो हम कहीं गणित में मूर्तता की ओर लक्ष्य होती है, ऐसा गलत है, क्योंकि उसमें तो अमूर्तता चलती है गणित में। तो ये है ना अमूर्त शब्द की मूर्त रूप में व्याख्या करता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। गणित हर जगह सही है, गणित कथन असंदिग्ध होते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की भाषा कैसी होती है, हम कहेंगे सार्वभौमिक होती है। तो इस प्रकार हमने ये आपके मैथ के 30 क्वेश्चन देखे थे। 30 प्रश्न हैं, ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो क्वेश्चन 91 को देखते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है कि संख्या 99.90909 का विस्तारित रूप है। याद रखिएगा, जैसे ही हम पॉइंट के बाद चलते जाएंगे उसी तरीके से हम वहाँ पे जो हर है वहाँ पे 10 रखते जाएंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे मान लीजिए उसने दे रखा है यहाँ पे 99.90909, तो यहाँ से आप कितने अंक चल रहे, 1 अंक, तो इसका मतलब इसके नीचे आपको 10 रखना पड़ेगा। 0 को नीचे तो कुछ भी रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इस 9 को हम देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब इस 9 के नीचे आएंगे 1000। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा, देखिएगा पहला 9 है तो इसका मतलब इस आगे को तो 90 प्लस 9 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट के बाद एक 9 है तो 9 के नीचे 10 लिख लेंगे। ठीक है, 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 9 को लिखेंगे, ठीक है, तो इस 9 के सामने नीचे 1000 आ जाएगा। लास्ट वाला 9 है उसके नीचे 9 लिखिए और देखिएगा गिन लेंगे 1 2 3 4 5, उसके नीचे 5 जीरो आएंगे। ठीक है, लास्ट में जो 9 होगा उसके नीचे 5 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि संख्या ये जो दे रखी है उसमें 8 6 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। स्थानीय मान की बात हो रही है, ना कि जातीय मान की। ठीक है, तो स्थानीय मान जो स्थानों पे हैं, तो देखिए 8 को लेंगे तो यहाँ पे 8 0 0 0 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 को देखो, देखिएगा यहाँ पे 6 0 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। तो जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि सही आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि 980 का सही अभाज्य गुणनखंड है। सीधी बात है, आपको इस प्रकार से इसको लेना है और यहाँ पे इसको डिवाइड करते जाना है। जब आप इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्या आएंगी उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन 94 है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सही आरोही क्रम होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से वो होता है आरोही क्रम। तो देखिएगा, इन भिन्नों को अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हैं तो सीधी बात है, आपको जितने भी हर दे रखे हैं उनका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, जब आप एलसीएम ले लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न है जो कि बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिएगा, सब में 5, 7, 2, 8 आ रहा है, तो इसका एलसीएम आप जब ले लोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी भिन्न है जो कि बड़ी है और कौन सी है जो कि छोटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा 95, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो इक्वल बताना है कि ये किसके बराबर है। तो देखिएगा, जब किसी भी ब्रैकेट की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो देखिएगा, और 12 में से 1 गया तो 11, तो 11 प्लस 18 प्लस 2, तो ये 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, और 20 और 11 कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 40, 48 और 40 का मसब यानी HCF आपको फाइंड करना है। तो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए पहले 40 में इस प्रकार से डिवाइड करते जाएंगे, फिर 48 में और इसी प्रकार से 40 में, फिर जो भी सब में कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो इन सभी में जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी। देखिएगा, जब इस प्रकार से कोई आ जाए कि ये जो संख्या है वो इन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है जो कि इन सभी से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आप ऑप्शन चेक करके भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आप नियम से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेक से ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 है 1152। क्वेश्चन नंबर 98 है कि संख्या 37 में अंक 7 का एकाधिकैन पूर्वेण क्या होगा। देखिए, एकाधिकैन पूर्वेण क्या होता है, एक अधिक से पूर्व यानी पहले। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कितना दे रखा है 37, इसका एकाधिकैन पूर्वेण लगाना है आपको। तो एकाधिकैन में अंक 7 का एकाधिकैन पूर्वेण क्या होगा, तो यहाँ पे एकाधिकैन पूर्वेण हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 बुनकर 6 चटाई 6 दिन में बुनती है, तो 12 बुनकर 12 दिन में कितनी चटाइयाँ। देखिएगा 6 गुणा 6, ठीक है, और बुनकरों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखिए MDH लगा दीजिए यहाँ पे MDH। तो उससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है कि 10 संख्याओं का औसत 19 है, तो 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो छठी संख्या क्या है। देखिएगा, 10 संख्याओं का औसत अगर 19 है तो ये इनका टोटल होगा 190। इसी प्रकार से निकाल लेंगे, 6 संख्याओं का औसत 15 है, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90 इधर हो गया, और 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 से जब 20 को गुणा करेंगे तो 100 ये हो जाएगा। ठीक है, जब 100 और 90 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 190, और पहले भी को टोटल कितना था 190। तो जब आप 190 में से 190 को माइनस कर देंगे तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचने वाला है 0। तो कह सकते हैं कि वो संख्या कितनी है 0, छठी संख्या। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। देखिएगा 9 का जो SP है वो बराबर है 12 के CP के बराबर। CP हमेशा नीचे रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा CP। ठीक है, तो SP बराबर CP, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि SP अपॉन CP। SP होता है सेलिंग प्राइस, CP होता है जो प्राइस क्रय मूल्य कहते हैं उसको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12/9।
ठीक है, इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो लाभ है वो निकल के आ जाएगा, जो है हमारा 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, इतने में 375 में खरीदी और 400